नमस्कार दोस्तों, आप सभी से प्रॉमिस किया था कि औद्योगिक भूगोल के सारे सिद्धांत मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा अगले सप्ताह में। तो मैं लेकर आ गया हूँ। कृषि भूगोल का आप जाकर सिद्धांत देख सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरा सिद्धांत पढ़ा दिया हूँ। वीडियो पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके कोई भी समस्या है उस पर आप सवाल कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर जवाब देता हूँ। अगर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं औद्योगिक भूगोल के सिद्धांत। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले मैं सेशन में जो दिया था आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, जाकर के मेरा 74 क्वेश्चन सही हुआ था। अभी जून वाला जो दिया उसके पहले जो पिछले में दिया था तो उसमें 68, उसके पहले 67 क्वेश्चन। तो मेरा इम्प्रूव भी होता गया, उसी के अनुसार आपको भी बता रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं औद्योगिक भूगोल का जो पहला सिद्धांत है, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वेबर का। 1909 में जर्मन में आया था, 1929 में अंग्रेजी में आया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत थ्रेटर और होटलिंग का, ये थ्रेटर है 1924 में दिए हैं, होटलिंग 1929 में दिए हैं। तीसरा प्लेंडर का सिद्धांत 1929 में आया था। चौथा न्यूनतम लागत सिद्धांत हुबर का 1948 में। और इसके साथ ही पांचवा उद्योग स्थानीयकरण लास का जो 1940 में जर्मन में आया था, 54 में आया था, जो ये आया था आपका अंग्रेजी में। समन्वय सिद्धांत गिरनहाट का 1956 में। सब्स्टिट्यूट सिद्धांत इजार्ड का 1956 में आया था। साथ ही व्यवहार परक सिद्धांत जो है एलन प्रेड का है 1967 में। अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ का 1971 में। सीक्वेंस जो 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे आपके यूजीसी नेट के, और सीक्वेंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए वेबर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट को भी जानेंगे, हुबर को भी जानेंगे, यहाँ एलन प्रेड को भी और स्मिथ को भी जानेंगे। अब वेबर का अगर जान लिए तो सबको जान लोगे, वेबर ही मेन है इसमें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेबर का सिद्धांत का नाम क्या है? न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। इसे आपको याद रखना है। कहाँ के रहने वाले? जर्मन के। इनकी जर्मन में जो बुक आई थी 1909 में, क्या नाम है? तो ये आई थी अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्री। इसे आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी में जो बुक था, जो अनुवाद किया गया था, क्या नाम है? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने सिद्धांत में शब्दावली का प्रयोग किया है। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। जैसे सर्वसुलभ पदार्थ कौन होते हैं? तो ये जो पदार्थ होते हैं सब जगह पाए जाते हैं, सामान्य रूप में पाए जाते हैं। सूर्य ताप, सौर शक्ति जो होती है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। स्थानिक पदार्थ कौन होते हैं? विशेष स्थान से प्राप्त होते हैं। जैसे झारखंड में झरियम कोयला, रानीगंज में कोयला पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। पेट्रोलियम जो होता है आपका गुजरात में, गल्फ में पाया जाता है। फिर से आपका जो है मुंबई की तटीय असम में पाया जाता है। सोना जो है मध्य प्रदेश में, मैंगनीज उड़ीसा, इन सारे एरिया में पाए, विशेष स्थान पर पाए जाने वाली वस्तु है। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? जिसका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। 1 केजी का भार है तो 1 केजी ही होगा। जैसे रुई या सूत है, धागे से वस्त्र का निर्माण। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका जान लेते हैं, ये सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट हैं। मिश्रित पदार्थ क्या है? मिश्रित पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसका जो है कोई भी भार उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। जैसे गन्ना से चीनी जब हम बनाते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, गन्ना एक लठ जैसा होता है। अब ये जो है कन्वर्ट होता है चीनी के रूप में। तो मान लो 1 केजी का अगर गन्ना है, 1 किलो का एक गन्ना है, तो कन्वर्ट होगा तो पाव भर का चीनी होगा, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका भार हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है उत्पादन प्रक्रिया में। हमेशा याद रखिए इसका मान क्या होता है, 2 होता है। और शुद्ध पदार्थ का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलो यहाँ पर देख लेते हैं पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक इनका एक और यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है। कच्चे माल और निर्मित वस्तु के भार का अनुपात का सूचकांक जो है अलग अलग हो सकता है। शुद्ध पदार्थ से निर्मित वस्तुओं का सूचकांक 1 होता है, आपको याद रखना, मैं बताया भी हूँ अभी ऊपर। अब स्थानीयकरण भार क्या होता है? स्थानीयकरण भार है प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ, जो भी पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त कच्चा माल, मतलब उत्पादन के लिए जो कच्चा माल प्रयोग किया जा रहा है, इसके ढोने की जो माल का परिवहन किया गया भार स्थानीयकरण भार कहलाता है। मतलब कच्चा माल हम ढो कर ले गए, इससे उत्पादित पदार्थ किए, तो कच्चा माल को ढोने में और उत्पादित पदार्थ को ढोने में जो भी हमको परिवहन किया गया लागत है, उसी को हम स्थानीयकरण भार कहते हैं। जबकि एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, क्या है इंपॉर्टेंट, स्थानिक पदार्थ से निर्मित वस्तुओं में दोनों का ही परिवहन किया जाएगा। मतलब एक बार तो स्थानिक पदार्थ से हम किसी माल को ढोकर लाएं, उससे फिर से उसका रूप परिवर्तन किया, मान लीजिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाए, फिर से उसको ढो के बाजार में ले गए, तो दोनों का परिवहन किया जाएगा, अतः इसका भार क्या होता है, 2 होता है।
यहाँ पर आप क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शब्द हैं, टर्म है, समझते हैं, ये पूछा जाता है। जैसे वेबर ने आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है आइसोडोपेन। इस डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है, अब पूछता है इसका मतलब क्या है, इसको याद रखिएगा। अभी मैं आरपीएससी देने गया था 2022 वाला, 22-23 में जो हुआ है, उसमें पूछा था आइसोक्रोन्स ये किसने प्रयोग किया गया, तो ये पोलेंडर ने किया है, आपको याद रखना। जैसे मैं आपको पोलेंडर का बताया, हमको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये जो पूछा गया वही मैं बता रहा हूँ। किसने सिद्धांत कब दिया, क्या शब्द पूछा गया, टर्म कौन सा प्रयोग किया है, ये आइसोक्रोन से याद रखिएगा, पोलेंडर। आप लोग जाके पेपर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा भी। फिर से क्रिटिकल आइसोडोपेन का मतलब क्या होता है? वो बिंदु होता है जहाँ परिवहन लागत और श्रम लागत बराबर होते हैं। मतलब जो कोई भी ऐसा बिंदु, मान लो ये बिंदु है, यहाँ पर आके परिवहन लागत और यहाँ पर एक श्रम लागत, दोनों आके जब बराबर हो जाते हैं, दोनों मतलब बराबर, मान लो 2 हो गया या बराबर 4 हो गया, तो इन्हीं दोनों को बराबर होने पर हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल आइसोडोपन, जहाँ परिवहन लागत और श्रम लागत बराबर हो जाते हैं। तो ये इनके द्वारा कुछ प्रयोग किए गए शब्द थे वेबर द्वारा, और इसी में पोलेंडर का भी बता दिया हूँ। अब वेबर की मान्यता क्या है अपने सिद्धांत में, ये मान्यता बहुत जरूरी है, आपको याद रखना, तभी इसके सिद्धांत को आप समझ पाओगे। इनकी मान्यता में पहला जो पॉइंट आता है, वेबर बताते हैं कि हमारी कारखाना कब स्थापित की जाएगी? कोई भी प्रदेश ऐसा हो जहाँ पर स्वतंत्र, पूरी रूप से स्वतंत्रता हो, कम क्षेत्र हो और समान जलवायु भी होनी चाहिए, प्रशासन भी अच्छी कार्य करनी चाहिए, और धरातल का रूप कैसा होना चाहिए? ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, मैदानी एरिया होना चाहिए। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कहता है एक समय में एक वस्तु पर ध्यान होना चाहिए। मतलब अगर सोना उत्पादन कर रहे हो तो सोना पर ही ध्यान होना चाहिए, हीरा उत्पादन कर रहे हो, कारखाना लगा तो हीरे पर ही ध्यान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, कारखाने के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कारखाना अगर स्थापित करते हो तो वही पहला पॉइंट में जो गिनाया है, समतल, धरातल, किस चीज़ पर आप सोना के लिए लगा रहे हो, हीरा के लिए, तो इसीलिए कारखाना अगर सेटअप करते हो तो उसकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्ट्रक्चर में बनाना है, परिवहन कहाँ से निकालना है, कितनी दूरी पर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कारखाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार की स्थिति और स्वभाव के संबंध में जानकारी हो। किस स्वभाव की वस्तु है, कितनी महंगी या सस्ती वस्तु है, और उसके लिए बाजार की स्थिति कितना दूर या नज़दीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसको तो बेचना भी है ना, ले जाकर बाजार में विक्रय करना है। फिर से यहाँ पर पांचवा है, कार्य करने वाले कुशल अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मतलब जहाँ कारखाना लगा रहे हो, जहाँ माल की उत्पादन हो रही है, वहाँ पर सभी प्रकार के श्रमिक होने चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है, परिवहन सुविधा उपलब्ध हो तथा भाड़े में वजन तथा दूरी बढ़ने का नियम लागू हो। मतलब वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो उपलब्ध होनी ही चाहिए परिवहन की, साथ ही भाड़ा बढ़ेगा तब जब किसी वस्तु की वजन बढ़ जाएगी, और साथ ही दूरी बढ़ जाएगी। अगर दूरी कम होगी तो भाड़ा कम हो जाएगा, वजन कम होगा तभी भाड़ा कम हो जाएगा। तो इनकी मान्यता 6 है, 6 मान्यता आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता है। इसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत में कुछ उपलब्ध होने के लिए, सिद्धांत को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने कारखानों को स्थापित करने के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया। अब ये 3 शब्द कौन से, ये जान लेते हैं। पहला सापेक्ष परिवहन लागत, दूसरा मजदूरी लागत, तीसरा सामूहिकरण। इसको एक एक को जान लेते हैं। ये तीनों जान लेंगे तो इनका सिद्धांत खत्म हो जाएगा और सबका सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पहले सापेक्ष परिवहन लागत की 2 दशाएं होती है, इसे जान लेते हैं। ये 2 दशा क्या, प्रथम दशा क्या होता है और दूसरी दशा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो जो जो प्रथम दशा है, इसे एक दशा कहा जाता है। एक बाजार होगा, एक कच्चा माल, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक दशा कहा जाता है। अब देखो, कच्चा माल है, कार्बन उत्पन्न हो रहा है, सभी जगह उत्पन्न हो रहा है, उद्योग कहाँ लगेगा, बाजार के निकट लगेगा, क्योंकि ये सभी जगह उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए उद्योग, याद रखिएगा, कच्चा माल है, कार्बन जब लिख दिया है ना, तो उद्योग बाजार के निकट। इसके साथ ही सेकेंड है शुद्ध पदार्थ है, तो बाजार के निकट, तथा शुद्ध पदार्थ कच्चा माल की जगह। तो याद रखिएगा, शुद्ध पदार्थ तो कच्चा माल की जगह भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही बाजार के निकट भी। अब क्यों नहीं, अब बताता हूँ। देखो, शुद्ध पदार्थ है, इसका भार हमेशा 1 होता है। क्या होता है, बराबर 1 होता है, भार क्या होता है, 1। अब इसको हम परिवर्तित रूप करते हैं, मान लो इससे हम कोई धागा, उससे कपड़ा बनाते हैं, तो उसका भार वही होगा। तो मान लो यहाँ पर ये शुद्ध पदार्थ पाया गया किसी एरिया में, अब यहाँ से यहाँ मार्केट है, इस एरिया में हमको शुद्ध पदार्थ लाना है, तो मान लो यहाँ पर भी 1 kg इसका भार है, अब यहाँ पर भी 1 kg इसका भार है। तो फैक्ट्री चाहे यहाँ लगा लो, यहाँ पर लगा लो, चाहे फैक्ट्री आप यहाँ पर लगा लो,
दोनों में क्या है, 1 केजी ही भार होगा, दोनों का परिवहन भार भी एक ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है, यदि कच्चा माल मिश्रित है, याद रखना किसी भी पॉइंट में अगर कच्चा माल मिश्रित आ जाए तो निश्चित स्थान पर ही फैक्ट्री लगेगी। क्यों? क्योंकि कच्चे माल में मिश्रित जो हो जाता है, मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, मतलब बॉक्साइट मान लो, जैसे एग्जांपल समझाएं, यहाँ पर ये बिंदु है और यहाँ पर ये बिंदु है, ये दो एरिया है, यहाँ पर जो है बाजार है ना। अब फैक्ट्री हम कहाँ लगाएंगे बताओ, अभी आपको समझाया था। यहाँ पर ये बिंदु पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा माल मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमारा बॉक्साइट उत्पन्न हुआ, अब इसकी भार जो है मान लो 2 केजी है ना। अब 2 केजी माल को हमने ढोया, इसका 20 रुपया खर्च हुआ, एक बात कह रहा हूँ, इतना याद रखना, कितना हुआ खर्च हुआ, 20 रुपया। अब इतना रुपया खर्च हो रहा है, फिर से यहाँ पर इस माल का जो है आके वजन कितना हो जाता है, रूप परिवर्तन होने पर जब एल्युमिनियम बनता है तो 1 केजी हो जाता है। अब 1 केजी हुआ तो 20 रुपया हमने ढोने के दिया, 1 केजी हुआ। इससे बढ़िया होता है कि मैं क्या करता है, इसका रूप यही परिवर्तन कर देता है, इसी बिंदु पर जहां पर ये माल मिला है, तो इसका 1 केजी बराबर 2 केजी बराबर 1 केजी हो जाता है, तो परिवहन भार क्या होता है हमारा, 10 रुपया हो जाता है ना। 20 रुपये 10 रुपये हो जाता है। यहाँ पर जब हम लाख बेचेंगे बाजार में तो इसका मुनाफा ज़्यादा होगा। इसीलिए मिश्रित जब भी पदार्थ हो तो निश्चित स्थान पर ही फैक्ट्री लगाई जाती है, मतलब कारखाना खोले जाते हैं, क्योंकि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। शुद्ध पदार्थ में दोनों जगह लगाया जा सकता है, कच्चा श्रवण पदार्थ है तो ये बाजार के निकट लगाया जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। द्वितीय दशा में क्या होगा, प्रथम दशा जान लिया, प्रथम दशा में तो हमने जाना, द्वितीय दशा में 1 बाजार 2 कच्चा माल है। अब इसे पहला पॉइंट कहता है दोनों कच्चा माल सरबन है, जो सरबन फिर से आया तो ये कहाँ लगेगा, बाजार के निकट लगेगा, उद्योग कहाँ लगेगा, बाजार के निकट। फिर से यहाँ पर बोलता है यदि एक कच्चा माल से दूर तथा दूसरा कच्चा माल सरबन है तो इस स्थिति में क्या होगा, तब भी ये उद्योग क्या होगा, बाजार के निकट, क्योंकि दोनों शुद्ध होता है। याद रखिएगा जब भी कच्चा माल अगर शुद्ध है तो बाजार के निकट जाएगा ही जाएगा, सरबन पाया जाता है तब भी बाजार के निकट ही लगाना ज़्यादा उचित होता है। फिर से तीसरा पॉइंट है दोनों कच्चा माल बाजार से दूर तथा शुद्ध है तो बाजार के निकट होगा, याद रखिएगा। एक कच्चा माल शुद्ध है, एक जो कच्चा माल जो बाजार से दूर है तभी बाजार के निकट, दोनों कच्चा माल बाजार से दूर है शुद्ध है तभी बाजार के निकट, क्योंकि शुद्ध का मान एक होता है। जब भी याद रखना एक का कच्चा माल हो, कार्बन सुलभ हो, एक मान होगा, है ना। एक से मान नीचे होगा मतलब 0.5 मान होगा, तब भी आपका बाजार के निकट या बाजार के करीब ही फैक्ट्री लगाई जाएगी। अगर एक से माल प्लस हो गया मतलब 1 प्लस हो गया तो मिश्रित हो गया वस्तु, तो उसका रूप परिवर्तन होगा, तो उसको कहाँ लगाया जाएगा, जैसे मिश्रित ग्रास मटेरियल है जिसे कहाँ लगाएंगे, हमेशा हम खर्च इस पर ज़्यादा करेंगे तो हम कहाँ लगाएंगे, हमेशा इस उद्योग को जहाँ पर कोई पदार्थ पाया जाता है वहीं पर लगाएंगे। मैं शुरू में ही आपको बताया हूँ, कच्चे माल की जगह उद्योग लगाएंगे हम। ये हो गया। मिश्रित पदार्थ की जब भी बात होगी तो हम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, कच्चे माल की जगह लगाएंगे। शुद्ध पदार्थ है, सर्वन सुलभ पदार्थ है तो कहाँ लगाएंगे, हम बाजार के निकट फैक्ट्री लगाएंगे। देखो ये कच्चा माल 2 रॉ मटेरियल पाया जा रहा है तो बाजार कहाँ लगाया गया, अब कन्फ्यूजन आपको होगा कि ये बीच में लगाया गया जो फैक्ट्री है, अब बाजार कहाँ है, बाजार ऊपर है, यहाँ पर बाजार है, मार्केट यहाँ पर है। तो देखो इस स्थिति में क्या होता है, 2 कच्चा माल है ना, तो देखो 2 कच्चा माल में यहाँ तो लगा नहीं सकते या यहाँ नहीं लगा सकते दूसरे बिंदु पर, कारण क्या है, यहाँ से माल को ढो के यहाँ ले जाओगे या यहाँ से ढो के हम माल को यहाँ लाएंगे तो दोनों में किराया ज़्यादा लग जाएगा, है ना। इस स्थिति में क्या करते हैं, बीच का दरिया हम चुनते हैं, दोनों को ढो के एक समान बिंदु पर ले जाते हैं, वहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर मान लो बॉक्साइट ढो के हम यहाँ से बॉक्साइट यहाँ ढो के लाएँ, यहाँ पर रूप परिवर्तन किए, एल्युमिनियम बनाए, एल्युमिनियम को हम क्या किए, ठीक है, एल्युमिनियम को हम कहाँ ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे। मार्केट कहाँ पर है, डायरेक्ट इसके ऊपर है, कहीं भी ले जा सकते, मार्केट इधर भी हो सकता है, मार्केट इधर भी हो सकता है। एक त्रिभुज इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये 2 रॉ मटेरियल के कच्चे माल के तहत पर ये समझाया गया है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, हमने तो ये समझ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका था श्रम स्थानीकरण या मजदूरी स्थानीकरण के 2 तत्व, ये क्या है ये जान लेते हैं, बहुत जरूरी होता है। श्रम जो होता है ना इसका भी रोल फैक्ट्री निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। कैसे, चलो समझते हैं। पहले जान लेते हैं कि श्रम लागत सूचकांक क्या होता है। श्रम लागत और निर्मित माल के भार का अनुपात, मतलब जो आप श्रम लगाए उससे जो किसी माल का निर्मात मतलब उत्पादन हो रहा उसी के भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, श्रम लागत कहते हैं। क्लियर। अब इतना इसमें याद रखना, ये पूछा नहीं गया लेकिन इससे आप जानो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है
स्थानीयकरण भार ये क्या होता है? ये उत्पादन प्रक्रिया में परिवहन प्रक्रिया जाने वाला कुल भार है। मतलब हम किसी चीज़ को ले जाके कहाँ पर लगाते हैं, उसके द्वारा जो हम परिवहन करते हैं, उसका कुल भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है श्रम लागत प्रभाव क्या होता है? अब देखो ये मस्ट फैक्टर है। इसी श्रम लागत प्रभाव से ये दोनों डिसाइड हो जाते हैं, ये जो दोनों हैं, और इसी से हमारा जो है फैक्ट्री लगाया जाता है। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री को लगाना है, यदि उस फैक्ट्री को लगाना है जिस वस्तु को हमने प्राप्त किया, मान लो लोहा प्राप्त किया या हीरा प्राप्त किया, अब उस जगह फैक्ट्री लगाना तो उसी जगह लगाया जाएगा जहाँ श्रम पाया जाता है, या उससे दूर लगाया जा सकता है। चलो जानते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य, मान लो हीरा का मूल्य 1000 रुपये है और श्रम लागत 300 रुपये है, तो बताओ फैक्ट्री कहाँ लगेगी? फैक्ट्री कहाँ लगेगी? समझ में आ रहा है? फैक्ट्री उसी स्थान पर लगेगी जहाँ पर श्रम पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 300 रुपया अगर हम श्रम का देंगे तो फिर से इसका मूल्य भी 1000 है, 1300 रुपया हो रहा है। इतना समझो, अभी 1300 रुपया अगर हो गया है ना, मतलब ज़्यादा प्राइस हो रहा है। अब दूसरी दशा में क्या होता है? यदि वस्तु का मूल्य 1000, मतलब हीरे का मूल्य 1000 ही है और श्रम मूल्य 100 रुपये है, तो देखो 300 रुपये हमें कितने श्रम मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे, है ना। तो उद्योग परिवहन लागत के अनुसार लगेगा। मतलब हम हीरे की जगह भी ले जाकर लगा सकते हैं, या हीरे को ढोकर और श्रम लागत को भी ढो के हम ले जाकर लगा सकते हैं, क्योंकि 1300 रुपये में हमको कितने मजदूर मिलेंगे? 3 मजदूर। मतलब काम भी हमारा होगा, 1000 के अंदर उसका मूल्य है, और 3 मजदूर हमारा ये काम करेंगे। टोटल प्राइस कितना होगा? 1300। और मान लो अगर हम इसे ढो कर ले जाते हैं, है ना, इसको ढो के हम ले जाते हैं कहाँ? जो ये जो वस्तु पाई जा रही है, तो हमारा 1300 होता ही, ढोने का चार्ज अलग से होता है, इसीलिए ये महंगा पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो श्रम का लागत का प्रभाव है जिससे फैक्ट्री डिसाइड होती है, ये समझ में आ गया होगा। देखो क्रिटिकल आइसोटोपन के बारे में समझा दिया हूँ, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिगर था, तो उसका बस परिभाषा जानो जो पूछा जाता है वो याद रखो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बोलते हैं वेबर का, तो इसमें सामूहिकरण का क्या प्रभाव होता है? अब आपको सामूहिकरण का मतलब समझना होगा। मान लो एक एयरटेल की कंपनी थी, सिंपल सी एयरटेल की कंपनी थी, और इसने क्या किया? सिम के मार्केट में दबदबा बनाया। शुरू में आया किसी उद्योग के निर्माण के लिए, एक कोई तो फैक्ट्री आती है, तो इसने बनाया। इसने क्या किया? 1 GB डाटा को 500 रुपये में दिया शुरुआत में। अब इसी समय आइडिया आ गया, है ना, आइडिया आया, इसने क्या किया? ये कर दिया 450 1 GB। तो क्या किया? ये क्या किया? समझना चीज़ को, इसने क्या किया? ये भी 450 कर दिया, क्योंकि आइडिया ने कंपटीशन बढ़ाया। 2 सामूहिकरण, पहले एक एकल मार्केट था, अब 2 आ गए हैं, तो 2 लोग सामूहिकरण किए। फिर से आ गया जियो। जियो क्या किया? इसने 2 साल डाटा ही फ्री कर दिया। अब ये तराई हो गए हैं लोग, एयरटेल और आइडिया, भाई 400 है अभी तो फ्री दे रहा। पूरा जो कस्टमर थे किधर आ गए? इधर आ गए, जियो की साइड। अब जियो की साइड जब कस्टमर आ जाएंगे, इसने क्या किया? पहला 2 साल तो फ्री दिया, उसके बाद अपना प्लान लाया 149 का। मैं एक औसत बता रहा हूँ, ये नहीं कि जेट चले जाना, दिल पर ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। 149 में 1 GB देना शुरू किया। कितना दिया? 1 GB डाटा। अब इनको मजबूरी में इनको भी 149 वाला, एयरटेल को 149 करना पड़ा, है ना, इसको भी 149 करना पड़ा। सोचो शुरुआत में ये 500 दे रहा था, आइडिया या 450 किया, अब ये जियो आया तो 149, ये 149 149। तो सामूहिकरण की प्रतिक्रिया में जो क्रिया होती है ये सामूहिकरण। मान लो ये एयरटेल हो गया टी वाला, ये आइडिया हो गया, ये बी वाला जियो हो गया। अब इन्होंने भागीदारी कर ली, तो ये एरिया भागीदारी की हुआ, तो इसमें क्या हुआ? सामूहिकरण से क्या होता है? प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही क्षेत्र में, सबको अपना सिम बेचना है। तो देखो सामूहिकरण में क्या होता है, इसका जब प्रभाव होता है तो प्रति इकाई लागत क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल भी, जियो सिम जब से आया है, रिचार्ज पहले के मुकाबले सस्ते हो गया। क्यों? कंपटीशन हो गया। अगर एकीकरण होता, मतलब एकल बाजार होता, तो एयरटेल आज डाटा कितना बेचता? बहुत महंगा बेचता। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको सामूहिकरण की प्रक्रिया। देखो सामूहिक का क्षेत्र, समूहन का क्षेत्र जो होता है ये होता है 3-4 लोग आके एक साथ किसी फैक्ट्री को लगाएं तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, उनको मुनाफा भी ज़्यादा होता है, उनको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखना। पेपर में यहाँ से बहुत बार पूछा गया, ये समझ लो कम से कम। वो ऊपर भी बताया हूँ, किसी भी वस्तु का भार 1 या 1 से कम है तो उद्योग कहाँ लगेगा? क्लियर करो, कहाँ लगेगा? कमेंट में बता सकते हो। बाजार के निकट लगेगा। कहाँ लगेगा? मैं शुरू में बताया हूँ।
अगर वस्तु का भार 1 से प्लस है, मतलब 1 से प्लस, तो कहाँ लगेगा, ये उसी स्थान पर लगेगा जहां वस्तु मिल रही है। क्लियर, उसी स्थान पर लगेगा। तो ये वेबर का सिद्धांत है जो मैं आपको परीक्षा के एग्जाम से एकदम डिटेल में जो पूछे जाते हैं वही बता दिया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत या स्थानीयकरण अन्योन्याश्रित सिद्धांत, इसको जान लो। ये फ्लेटर ने दिया है, 1924 में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। न्यूनतम लागत वाला स्थान ही सदैव अधिकतम लाभ प्रदान नहीं करता है। कौन कहता है, फ्लेटर कहता है। किसी अन्य स्थान पर जहां कुल लागत चाहे अधिक हो किंतु उस स्थान से विस्तृत बाजार क्षेत्र पर कारखानों का एकाधिकार स्थापित हो सके तब अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये कहता है कि न्यूनतम लागत से हमको लाभ नहीं प्राप्त होता है, ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहिए जहां पर एकाधिकार हो सके, अपेक्षाकृत अधिक वहीं पर लागू, मतलब ज्यादा कारखाना विस्तृत फैक्ट्री लगाई जो बड़े पैमाने पर, तब अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। कौन कहता है, यहाँ पर फ्रेटर कहते हैं। ये न्यूनतम लागत को वाले स्थान को नहीं मानते हैं अधिकतम लाभ, ये याद रखिएगा। कौन नहीं मानता, फ्रेटर नहीं मानता है। साथ ही होटलिंग 1929 में इसका साथ ही बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था। विस्तृत व्याख्या किसने किया, फ्रेटर के सिद्धांत को, तो होटलिंग ने किया। ये आपको ध्यान रखना। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, इसका बस क्या पूछा जाता है, कब दिया यही पूछा जाता है। मिलान द कॉलम में सीक्वेंस दे देता है। इसके बाद से प्लेंडर आता है। प्लेंडर का सिद्धांत 1929 में ही आया। उत्पादन लागत और उद्योग का स्थानीयकरण का सिद्धांत कहा जाता है, वहाँ पर मैं नहीं लिख पाया था। इसी प्लेंडर ने ही आइसोक्रोन शब्द का प्रयोग किया था, शुरू में मैं आपको बताया हूँ। तो प्लेंडर का विचार क्या था, वैसे पूछा नहीं गया, जान लो। इनका विचार किया कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उत्पादन लागत, परिवहन पर तथा कारखानों की स्थिति ज्ञात होने पर बाजार का बंटवारा किस प्रकार होगा, इन्होंने ये विचार दिया था। वैसे पूछा नहीं गया, इसे याद नहीं रखोगे तब भी ये चलेगा, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बस इसका आइसोक्रोन्स याद रखना, और ये कब सिद्धांत दिया, उत्पादन लागत उद्योग स्थानीयकरण 1929 में। अब लास्ट का जो 1940 और 40 में जर्मन और 54 में जो आता है आपका अंग्रेजी अनुवाद आता है। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिद्धांत दे रखे हैं। आप बेबर के जान लियो, बेबर से सब सिद्धांत पूछे जाते हैं। इनका बुक जो है अंग्रेजी में आया था, इकोनॉमिक लैंडस्केप, याद रखिएगा। इसको जर्मन में डाई राउमलिच आर्डनंग डेर बिल्ट साफ, प्रथम प्रकाशन 1940 में, तथा विलियम बोंगलांग ने इसको जर्मन में अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1954 में, द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। ये अंग्रेजी में आया था, जो जर्मन डाई राउमलिच है, इसका अनुवाद किया था किसने, विलियम बोंगलोंग ने। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया। इकोनॉमिक्स लैंडस्केप भी पूछता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनका मत से ही जान जाओगे कि लास्ट क्या करना चाहते थे अपने सिद्धांत में। शब्द इनके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मत इनका जान जाओ। लास्ट का मत था कि उद्योगपतियों का मुख्य उद्देश्य उद्योग को उस स्थान पर लगाना होना चाहिए जहां पर उद्योग स्थापित होने से अधिकतम लाभ प्राप्त हो। मतलब लास्ट कहता है कि वहीं पर उद्योग लगाओ जहां बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, चाहे कोई भी एरिया हो, जहां से आपको ज़्यादा पैसा कमाई हो, वहीं पर उद्योगपति को लगाना चाहिए। अब इनकी मान्यता जान लेते हैं। मान्यता पूछा जाता है, लास्ट भी वेबर ही जैसे हैं। चलो, लास्ट ऐसे बोलते हैं कि ऐसे विलक समरूप प्रदेश की कल्पना की जिसमें धरातल स्वरूप कच्ची सामग्री के वितरण, जनसंख्या वितरण, परिवहन की सुविधा, आर्थिक अवसर की संभावना सर्वन एक जैसी पाई जाती है। मतलब सब एक जैसी पाई जाती है, ऐसे ही वेबर ने भी बता रखा है। तो ये आप पॉइंट देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, समरूप प्रदेश का प्रत्येक उत्पादक और उपभोक्ता अधिकतम लाभ प्राप्त करने का इच्छुक हो। फिर अगले पॉइंट में, समरूप प्रदेश में उत्पादन स्थल अभिष्टतम मतलब सर्वश्रेष्ठ संख्या में होते हैं, जिससे प्रदेश का कोई भी भाग उत्पादित वस्तु की आपूर्ति से वंचित नहीं रहता है। मतलब ऐसा प्रदेश होना चाहिए जहां पर हर जगह सर्वश्रेष्ठ संख्या में उत्पादन हो सके, ऐसे प्रदेश का इन्होंने जिक्र किया। कोई भी वंचित उस एरिया में, उस प्रदेश में कोई एरिया ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादित वस्तु के उत्पादन और आपूर्ति तथा बाजार के क्षेत्र में लघुत्तम आकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से समर्थ उत्पादकों की संख्या अधिकतम होती है। तो जो भी व्यापार के क्षेत्र होते हैं, आपूर्ति या उत्पादन वाले, वो लघुत्तम आकार के होते हैं, ये बोलते हैं। इसी कारण ये क्या होता है, समर्थ उत्पादकों की संख्या अधिकतम होती है आर्थिक दृष्टि से। तो ये आपको मान्यता ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, बताते हैं कौन, लास्ट महोदय, जिससे कभी भी उत्पादक को असामान्य लाभ प्राप्त की संभावना नहीं होगी।
शुरू में बोला हूँ, हमेशा ये कोई प्रदेश की बात करेंगे, किसी भी एरिया की बात करेंगे, ये लाभ की बात करते हैं। नेक्स्ट है बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादकों में से किसी से भी वस्तु क्रय करने हेतु तत्पर होता है। मतलब किसी से भी आप सामान खरीद सकते हो, विक्रय क्रय कर सकते हो, तो ये यहाँ पर बोलना है। अब इनकी सिद्धांत की व्याख्या संक्षेप में समझेंगे, ज़्यादा नहीं समझना है, बहुत बड़ा इनका सिद्धांत है। सिद्धांत की व्याख्या क्या है, यहाँ बोलते हैं कि लाश ने कुल लाभ पर गहराई से विचार किया, मतलब अधिकतम लाभ ही प्राप्त करना चाहता है कोई भी फैक्ट्री लगाने वाला ग्राहक है। उन्होंने सर्वप्रथम लागत, मूल्य लागत और कुल लागत तथा उनसे प्राप्त होने वाली संभावित लाभ के आधार पर उद्योग की अवस्थिति को समझाने का प्रयास किया। तो किसका प्रयोग किया गया है, इन्होंने कुल मूल्य, अब फिर से उत्पादन लागत कितना लग रहा है और कुल लागत कितना लग रहा है, तो इसके अनुसार इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया। तो इसको निर्धारण के लिए, कारखानों को निर्धारण के लिए इन्होंने 3 अवस्थिति का निर्धारण किया। पहला क्या है, लागत आधारित अवस्थिति, दूसरा कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति और तीसरा लाभ आधारित अवस्थिति। अब चलो ये जो है मोटा मोटी समझेंगे, कुल लागत आधारित अवस्थिति क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, कुल लागत आधारित अवस्थिति को इन्होंने क्या कहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो मौद्रिक व्यय होता है उसे क्या कहते हैं, कुल लागत स्थिति कहते हैं ये। और ये 3 प्रकार की लागत पर विचार करते हैं। तो जो भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसी वस्तु के उत्पादन में, उसी को ये क्या बोलते हैं, ये उसे लागत कास्ट कहते हैं, लागत आधारित अवस्थिति कहते हैं। ये आप भी समझ रहे हो, किसी भी फैक्ट्री को लगाने में जो पैसा खर्च होता है उसी को हम लागत कहते हैं। इसमें परिवहन लागत ये इंक्लूड करते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं, कुल लागत टोटल कास्ट कितना हुआ ये कहते हैं। अब परिवहन लागत आधारित अवस्थिति क्या होती है, देखो कोई भी ये अवस्थिति बताएंगे इसमें ये लाभ की ही बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप जितना भी मैं बताऊंगा इसमें देखो, परिवहन लागत आधारित अवस्थिति में ये बोलते हैं कि परिवहन लागत के अंतर्गत कच्चे माल को एकत्रित करने तथा निर्मित मतलब उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन पर किए गए व्यय को सम्मिलित किया जाता है। सही बात है। अब ये कहते हैं उद्योग की अवस्थिति वहाँ निर्धारित होगी, मतलब फैक्ट्री वहाँ लगेगी जहाँ परिवहन लागत न्यूनतम होगा। अब कहाँ होगा, इसके लिए भी इन्होंने लास्ट ने 3 विधियाँ बताई है। अब देखो परिवहन लागत के लिए भी इन्होंने 3 विधियाँ बता दी। इसमें स्थानीयकरण त्रिभुज, यांत्रिक मंडल और सम परिवहन लागत, या इसे हम आइसोडोपन भी कहते हैं। इन्होंने सम परिवहन लागत को आइसोडोपन जो वेबर ने किया था। अब स्थानीयकरण त्रिभुज से हम क्या करेंगे, न्यूनतम परिवहन लागत प्राप्त करेंगे। कैसे, लाश के अनुसार 2 कच्चे माल स्रोत और समान बाजार की उपस्थिति में कारखाने की उपयुक्त अवस्थिति इन 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज के भीतर होगी। किसी भी उद्योग की स्थापना कहाँ पर करेंगे, पी बिंदु पर करेंगे, P2 या P1 पर करेंगे। क्यों, क्योंकि बॉक्साइट का यहाँ पर जो है रूप भारी होता है, यहाँ ढोक दोनों समान बिंदु पर लाएंगे और P जो है फैक्ट्री है और यहाँ पर हम लगा देंगे अपने फैक्ट्री को। यहाँ से रूप परिवर्तन एल्यूमिनियम होगा, बाजार में लाकर बेच दिया, ये न्यूनतम परिवहन प्राप्त हो गई। इससे क्लियर हो गया होगा। यांत्रिक मॉडल क्या होता है, यांत्रिक मॉडल में मोटा मोटी समझ लो, इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कई बाजार होते हैं, कई कच्चे माल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक धागे में बांध के सारे कच्चे माल के हिसाब से उनका वजन एक काल्पनिक तरह से लगा दिया जाता है। तो जहाँ पर वो धागा लटकता है, मान लो यहाँ लटका, यहाँ पर जो है फैक्ट्री लग जाएगी और यहाँ से हम मार्केट यहाँ है तो यहाँ पर ला के बेच देंगे। तो देखो यहाँ पर धागों को तत्सम भार को लटका कर उन्हें गांठ से बांध दिया जाता है। वो गांठ जहाँ लटकती है वो कारखाने की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल माना जाता है। तो इससे न्यूनतम लागत प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर सम परिवहन लागत, आइसोडोपन क्या होता है, अब देखो ये भी उन्हीं की तरह बतियाए हैं, वेबर की तरह। कम परिवहन लागत आइसोडोपन रेखा का प्रयोग लास्ट ने न्यूनतम परिवहन लागत के बिंदु के निर्धारण के लिए किया। उद्योग की अवस्थिति के दृष्टिकोण से न्यूनतम इकाई लागत वाली सम परिवहन लागत रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ये न्यूनतम सम परिवहन लागत है, इसको निर्धारण के लिए इन्होंने कुछ बिंदु का निर्धारण किया, जैसे भार का अनुपात क्या होता है, विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है, यातायात की दशा क्या होती है, परिवहन मार्गों का मिलन बिंदु क्या होता है। अब इन सब चारों पॉइंट से ये सम परिवहन मतलब आइसोडोपन निकाल के क्या करेंगे, फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। इतना आप समझ लो। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे भार अनुपात में कैसे, मान लो कच्चा माल है और निर्मित माल है, तो जैसे कि कोई कच्चा माल है 3 टन का है और कोयला जो है 1 टन का है, तो भार अनुपात जो है किसका ज़्यादा है, जानते हो आपको, लोहे का, तो फैक्ट्री कहाँ लगेगी, यहीं पर लगेगी। क्योंकि ढो के ले जाकर अगर कच्चे माल को कोयले की जगह ले जाएंगे, 3 टन का माल 1 टन से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर ढो के ले जाएंगे तो हमारा जो है
न्यूनतम लागत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परिवहन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वजन जब बढ़ता है तो परिवहन का जो भार है मतलब पैसा जो है बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, भार अनुपात में वहाँ लगाएंगे जहाँ से हमें निर्मित वस्तु का जो मूल्य रूप चेंज हो जाए। मतलब ये मान लो बॉक्साइट है, इसका रूप चेंज हो जाएगा तो ये 3 टन से क्या हो जाएगा, 1.5 टन हो जाएगा, है ना। अब 1.5 टन हो गया, अब 1.5 टन होने से क्या हम बाजार में ले जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, हमारा जो है अच्छा मुनाफा होगा। तो भार अनुपात में क्या होगा, कच्चे माल की जगह ही फैक्ट्री लगेगी। ठीक है, देखो लोहा स्रोत पर करने से ही परिवहन व्यय न्यूनतम होगा। जैसे देखो अधिकतम भार वाली कच्ची सामग्री स्रोत लोहा के स्रोत पर लगेगी। उद्योग की स्थापना कहाँ होगी, उद्योग की स्थापना लोहे की ही जगह होगी। अब देखो ये जितना इसको समझोगे ना उतना ही ज़्यादा इसमें टर्मोलॉजी है, ये ध्यान देना पड़ेगा। विभिन्न बिंदुओं के सापेक्षिक स्थिति में न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति वो होती है जिसके कारक भार अन्य कारकों के भार से अधिक हो। जैसे वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ का भार, जैसे मान लो कोई माल है, कोई माल यहाँ पर उत्पादन हुआ, उसका अन्य से भारी होगा वहीं पर लगेगा, क्योंकि भारी होने पर कच्चा माल का रूप कम होता है, कम होने पर वो मान लो यहाँ 5 केजी का है, भारी सबसे भार है अन्य भार से, तो ये 2.5 किलो हो जाएगा वहाँ पर उसका भार। इसका जो कच्चा माल है, कच्चा माल का जब भार 2.5 किलो हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हमको न्यूनतम परिवहन लागत मिल जाएगा। क्योंकि बॉक्साइट का रूप बदलेगा तो एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम बदलने से, मैं एक एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुसा रहे, कन्फ्यूजन ना हो। अब यातायात की दशा क्या होगी, जहाँ सर्वसुलभ अधिक व्यवस्थित यातायात होगी वहाँ पर हमको न्यूनतम कास्ट मिलेगा, क्योंकि रोडें खराब हो गई तो बहुत ज़्यादा तेल खर्च होगा, है ना, समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए बेहतर जहाँ पर सुविधा होती है वहीं पर हमें न्यूनतम लागत प्राप्त होता है। और चौथी स्थिति में भी आप बोले हैं कि परिवहन मार्गों के मिलन बिंदु, मतलब जहां पर विभिन्न मार्गों के मिलन बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, वहां से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। पूरा मिला जुला के यही है कि ये अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यातायात की दशा में बेहतर रोड हो, परिवहन मार्गों के मिलन बिंदु पर जहाँ पर सभी मार्ग आकर मिलते हैं वहाँ पर फैक्ट्री लगेगी। मतलब कच्चे माल के लिए मान लो यहाँ पर एक कच्चा माल है, यहाँ पर माल है, यहाँ से रोड निकलता है, यहाँ से तो यहाँ पर यहाँ के मिलता है दोनों, तो यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी। फिर से ये उत्पादन लागत की आधारित अवस्थिति बोले हैं तो इसको जान लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया हो, उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर होगी जहां उत्पादन लागत न्यूनतम होगा। फिर से देखो अधिकतम लाभ प्राप्त करना तो उत्पादन लागत न्यूनतम होना चाहिए। अब कैसे होगा, उत्पादन लागत का तात्पर्य प्रक्रियाजन्य लागत से है। उत्पादन लागत को श्रम की उपस्थिति और मजदूरी दर, एकत्रीकरण की सुविधाएं आदि से प्रभावित होती है। मतलब वेबर भी यही बोल रहे थे कि श्रम की बहुत जरूरी होती है, मजदूरी दर क्या होता है, कोई भी सामान उसको एकत्रित करने में जो सुविधा लगती है, मान लो कच्चा माल को इकट्ठा करने में जो सुविधा लगती है, ये सब ही क्या करते हैं, उत्पादन लागत आधारित अवस्थिति हैं, और सब ये न्यूनतम लागत को प्रभावित करते हैं। मतलब अगर इसमें से एक भी गड़बड़ होगा, मजदूरी हाई है, तब भी आपका जो है न्यूनतम लागत स्थापित नहीं होगा, मतलब अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब आगे बोलते हैं, जिस उद्योग में शीघ्र नष्ट होने वाली, टूटने फूटने वाले, असुविधाजनक परिवहन वाले कच्चे मालों का प्रयोग होता है, ऐसे उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित, वही चीज है सब जगह देखना, जहां कच्चा माल पाया जाएगा, भारी स्थिति होगी उसकी, वहीं पर उसका निर्माण किया जाएगा, किसका, फैक्ट्री का, उद्योग का। क्यों, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन होता है, बॉक्साइट का एल्युमिनियम में, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गन्ना का चीनी में, तो इसीलिए उसका उत्पादन वहीं पर किया जाएगा जहां पर माल प्राप्त होता है। अब कुल लागत आधारित अवस्थिति क्या होती है, कुल लागत के अंतर्गत सभी प्रकार के लागतों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि भूमि का किराया, श्रमिकों की मजदूरी, साथ ही पूंजी के लिए जो दिया गया ब्याज है, कच्चे माल को एकत्रित करने तथा उत्पादित वस्तु के बाजार तक भेजने में लगने वाले परिवहन व्यय, विज्ञापन खर्च, ये सारे जो कुल लागत आधारित अवस्थिति को यहाँ पर फैक्टर करते हैं। श्रमिक की मजदूरी अगर घट बढ़ जाएगी तब भी कुल लागत आधारित अवस्थिति न्यूनतम नहीं होगी। पूंजी के लिए दिया गया ब्याज भी अगर सही समय से नहीं मिला तब भी गड़बड़ हो जाएगा, कुल लागत न्यूनतम नहीं होगा। भूमि का किराया ज़्यादा तब भी न्यूनतम नहीं होगा। ये सब देखा जाता है, सारे फैक्टर होते हैं जो उद्योग की स्थापना में काम करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो उद्योगपति क्या सोचता है कि उद्योग अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए होता है, इसीलिए वस्तु के उत्पादन संबंधी समस्त लागतों के योग को न्यूनतम स्तर पर लाना आवश्यक होता है। जो भी खर्च हो, विज्ञापन खर्च हो, परिवहन व्यय खर्च हो, कच्चे माल को एकत्रित करने का खर्च हो, सबको खर्च करने के बाद भी न्यूनतम परिवहन लागत क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, तभी अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो फिर से वही बात बोलता है, जिस स्थान पर कुल लागत न्यूनतम होगा उसी स्थान पर कारखाने के स्थापित करने की उपयुक्त दशा होगी। इस किस अवस्थिति में होगी, कुल
लागत आधारित अवस्थिति जो टोटल कास्ट बेस्ड लोकेशन, मतलब पूरा पैसा मजदूरी में लगाया गया हो, भूमि किराए में लगाया गया हो, ब्याज में लगाया गया हो, या विज्ञापन में लगाया गया हो, सबको मिलाकर, चाहे परिवहन व्यय पर लगाया गया हो, सबको मिलाकर न्यूनतम परिवहन लागत उसी स्थान पर होगी जहां पर आपका कारखाने की स्थापना करने में लाभ प्राप्त होगा, वहीं पर न्यूनतम परिवहन लागत की स्थिति मानी जाएगी। तो कच्चे माल जहाँ प्राप्त होते हैं, सब कास्ट मजदूरी प्राप्त होते हैं, सबको स्थापित करने के बाद से उसी स्थान पर हम लगाएंगे फैक्ट्री को जहाँ न्यूनतम परिवहन लागत हो। अब वो यहाँ पर था कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति। कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति क्या होती है? दो स्थितियों में इन्होंने बांटा है इसको, जिससे लाभ ही प्राप्त करना है। कुल आय से हम क्या करते हैं, इसमें कुल प्राप्ति की तात्पर्य कुल आय से। कुल प्राप्ति के अनुसार किसी उद्योग की स्थापना उस स्थान पर होना चाहिए जहां पर लाभ प्राप्त हो। अब लाभ कहाँ प्राप्त होगा? जाहिर सी बात है जहां न्यूनतम लागत होगा। कारखाना वहीं पे स्थापित करना जहां पर सर्वाधिक आय प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। सर्वाधिक आय प्राप्त तभी होगा जब सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए उन्होंने अधिकतम आय की प्राप्ति के लिए दो स्थितियां उत्पादन की। अभी ये कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति को दो भागों में बांटा, सुविधाजनक बाजार और अधिकतम कुल प्राप्ति के विशिष्ट स्तर। अब देखो, ये अधिकतम कुल प्राप्ति का जो है यही है कि अधिकतम इन्होंने पैसा कमाने की बात किया है, लाभ कमाने की बात किया है लास्ट ने। अब उद्योग की स्थापना अधिक लाभ प्राप्त दान करने वाले बाजार क्षेत्र का बाजार केंद्र पर किया जाएगा। मतलब जहां पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा जिस बाजार में, वहीं पर जो है फैक्ट्री लगाई जाएगी, उद्योग की स्थापना किया जाएगा। दूसरा, अधिकतम कुल प्राप्ति के विशिष्ट स्थल क्या है? यदि किसी प्रदेश में किसी उद्योग में उत्पादित वस्तु की मांग समान रूप से पाई जाती है और वस्तु की उत्पादन लागत भी सभी स्थानों पर समान है, तो उसे बाजार क्षेत्र में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इस एरिया में मान लो कोई भी एरिया, सब जगह समान लागत से वस्तुएं मिल रही है और उत्पादन भी सभी जगह समान लागत में, चाहे ढो के ले जाओ कहीं भी, तो हम इस एरिया में कहीं भी अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है लाभ आधारित अवस्थिति, प्रॉफिट बेस्ड लोकेशन, जहां कारखाने लगाने से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। फिर से वही बात है, इसके लिए आवश्यक है कि वो ऐसे स्थल को चुनाव करें जहां कच्ची सामग्री को एकत्रित करने में परिवहन लागत कम से कम न्यूनतम हो और कुल उत्पादन लागत भी न्यूनतम हो। मतलब ये कहना यही चाहते हैं पूरे सिद्धांत में कि जो है परिवहन लागत न्यूनतम हो किसी भी तरीके से, और अधिकतम लाभ किसको प्राप्त हो? जो भी मेन मालिक है उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होनी चाहिए, न्यूनतम परिवहन लागत के तहत ही ये प्राप्त हो सकता है। ये लास्ट महोदय। अब जानते हैं हूबर का 1948 में सिद्धांत आया था, हूबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत आया था। इन्होंने न्यूनतम लागत ही सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। इनकी बुक थी लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपको याद रखना। ये सब पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हूबर ने क्या कहा था? हूबर के कुछ पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कहा था निर्माण प्रक्रिया में भार हानि का प्रतिशत जितना अधिक जाएगा, कारखाना की प्रवृत्ति उतनी अधिक कच्चे माल स्रोत के निकट स्थापित होगी। मतलब एक कहने का मतलब वही चीज़ है भाई कि किसी भी निर्माण की प्रक्रिया में भार और हानि का प्रतिशत जितना अधिक, मतलब भार जितना अधिक होगा और कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हो उसका हानि जितना अधिक होगा, उस अपेक्षा में कहाँ लगेगा फैक्ट्री? कच्चे माल की जगह। यही बतिया तो सब कह रहे हैं, है ना भाई? किसी भी कच्चे माल को भार ज़्यादा है तो कौन ठोक मार्केट के लगे ले जाएगा? वहाँ 2 kg भार का अगर 20 रुपया हो रहा है तो रूप परिवर्तन हो जाएगा। ढोने का क्यों हम 20 रुपया दें? रूप वही कारखाने पर कर देते हैं परिवर्तन। कारखाना अब जब कर देंगे परिवर्तन तो 1 kg का हम 10 रुपया देंगे, ढो के ले जाएंगे मार्केट में बेच देंगे। दूसरी अवस्था में यदि भार हानि कम है तो बाजार के निकट, वही बात, या बस शब्द चेंज किए सब वही चीज़ है। मतलब वही है, शुद्ध पदार्थ हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया, कच्चा सरवन पदार्थ हो गया, तो भार हानि कम हो जाएंगे। अब बाजार के निकट जैसे कि वही है, धागे से कपड़ा बनाना है ना, धागे से कपड़ा बनाना, इसका माल का 1 kg है, 1 kg जहाँ माल मिल रहा है वहाँ पर भी या मार्केट में भी 1 kg होगा। तो यहाँ चाहे इसका फैक्ट्री लगा लो चाहे यहाँ, बात एक ही पड़ेगा क्योंकि परिवहन लागत न्यूनतम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 1 kg का 10 रुपया होगा, यहाँ पर भी ढो के ले जाओगे तब भी बना के 10 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया हूँ कि कच्चा माल सरवन प्राप्त हो और फिर से जो है शुद्ध पदार्थ हो तो हमेशा बाजार के निकट फैक्ट्री लगती है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं परिवहन लागत और उत्पादन लागत का प्रभाव पड़ता है उद्योग लगाने के लिए। सही बात है भाई, परिवहन लागत जहाँ न्यूनतम होगा वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं और उत्पादन लागत का प्रभाव भी पड़ता है। मतलब उत्पादन लागत कितना लग रहा है ढो के ले जाने में। मान लो 1 kg धागे का यहाँ पर जो है 10 रुपया है, ढो के ले जाने का जो 10 रुपया है, यहाँ पर फैक्ट्री में आके रखने का 10 रुपया, 30 रुपया हुआ टोटल कास्ट, शुद्ध पदार्थ है
है ना। तो कहाँ लगेगा, बाजार के करीब लगा दो, क्योंकि ढो कर ले जाओगे तभी 20 रुपया, यहाँ पर लगा निर्माण करोगे तभी 10 रुपया, तभी 30 रुपया हुआ। लेकिन वही कच्चा माल रहेगा, मिश्रित रहेगा ना, तो कहाँ लगेगा पता है, फैक्ट्री के करीब। और बताते हैं अपने पहले बिंदु में, एक कच्चा माल एवं उत्पादित वस्तु, ये हुबर बोलते हैं कि एक कच्चा माल एवं उत्पादित वस्तु की दशा में, एक कच्चा माल एक से अधिक और उत्पादित वस्तु की दशा में, मतलब एक से अधिक कच्चा माल है, दो कच्चा माल है तब। तो पहले हम बोलते हैं कि एक कच्चा माल एक वस्तु की दशा में, ए में बोलते हैं कि उत्पादित वस्तु का भार कच्ची सामग्री से ज्यादा होने पर उद्योग बाजार के निकट लगेगा, है ना। जैसे उत्पादित वस्तु कोई भी है, अगर उसका भार कच्ची सामग्री ज्यादा होती है, जैसे कि एग्जांपल करूँ, मान लो कच्ची सामग्री 1 kg का है, बराबर अगर हम ले जाके इसे लगाते हैं बाजार के निकट, वहाँ पर इसका भार होता है 2 किलो, 2 kg। तो कहाँ लगाना चाहोगे, यहाँ पर जहाँ कच्चा माल मिल रहा है, कि यहाँ पर जहाँ पर कच्चा माल नहीं मिल रहा, जहाँ पर बाजार है उसके निकट क्या लगा, हमारा फैक्ट्री लगा है, तो वहाँ पर लगाओगे ना, क्योंकि इसका 2 kg हो गया। तो जब 1 kg से हम ढो के लाएंगे तो परिवहन भाग हमारा भार क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, है ना। तो यही प्रकार है कि उत्पादित वस्तु का भार अगर कच्ची सामग्री से ज्यादा होने पर उद्योग बाजार के निकट लगता है। क्लियर। दूसरा हम कहते हैं कच्ची सामग्री का भार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कम हो जाता है, तो उद्योग कच्चे माल के जगह पर लगेगा। क्यों, वही बात है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम जैसे कच्ची सामग्री, मान लो ये 2 kg है, ध्यान से समझना, न्यूनतम परिवहन की सब बात करते हैं, कम खर्चा हो परिवहन का। अब ये बॉक्साइट 2 kg है, बराबर यहाँ पर फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री पर ले गए तो 1 kg हो गया। बताओ अगर 2 किलो हम ढो के फैक्ट्री पर ले जाएंगे बाजार की जगह, तो परिवहन भार ज़्यादा लगेगा, मतलब अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम हमें परिवहन भार चाहिए, तो हम कहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यही 2 kg पर लगाएंगे। क्लियर है ना। ये आप बस समझो, ये बहुत जरूरी समझना है। सी बिंदु में कहते हैं अगर कच्चे माल का बाजार तक परिवहन दो भिन्न भिन्न माध्यमों से होता है, तो ऐसे दशा न्यूनतम परिवहन लागत दोनों परिवहन के माध्यमों में मिलाने पर होगा, क्योंकि ये दोनों माध्यम का भाड़ा अलग अलग होता है। तो जैसे मान लो दो कच्चा माल है, सी बिंदु पर कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, मान लो एक कच्चा माल है, यहाँ पाता वही दो रॉ मटेरियल, वही वेबर को जो पढ़ाया हूँ, वही लॉस को जो पढ़ाया हूँ। तो मान लो एक यहाँ पाया गया, एक यहाँ पाया गया, मार्केट हमारे यहाँ है, तो हम कहाँ लगाएंगे, ये यहाँ सुविधाजनक, यहाँ से परिवहन यहाँ से, अब इस बिंदु पर हम क्या लगाएंगे, अपना फैक्ट्री लगा देंगे। तो यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, थोड़ा लिखावट में दिक्कत आ रहा है क्योंकि अभी मैं बहुत दिन बाद ये चला रहा हूँ पैड को, कलम चलाने वाला। तो यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे, यहाँ से ले आकर हम मार्केट में बेच देंगे। तो ये सीधा सा हो गया। फिर से ये बोलते हैं, ये तो ये हो गई एक कच्चा माल एक वस्तु। अब ये बोलते हैं कि कच्चा माल एक से मतलब दो कच्चा माल या उससे अधिक हो सकता है उत्पादित वस्तु की दशा में फैक्ट्री कहाँ लगेगी, तब वही बतिया कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना का कोई सर्वोत्तम स्थान ही होगा, मतलब कोई सर्वोत्तम स्थान होगा। अब जैसे कि वही बात किया हूँ, यही जो तीसरा पॉइंट इसे समझ लिया जाए। जैसे देखो दो कच्चा माल, एक से अधिक कच्चा माल, एक एक है, एक एक है ना। ये R1 हो गया रॉ मटेरियल है, या R2 हो गया रॉ मटेरियल। इस स्थिति में हम कहाँ लगाएंगे, इस स्थिति में हम यहाँ पर लगाएंगे, इसको ढो के लाएंगे यहाँ पर, इसी को लेकर यहाँ पर। अब यहाँ पर हम यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और मार्केट में ले जाकर बेच देंगे। यही कह रहे हैं इसी स्थिति में उद्योग की स्थापना का कोई सर्वोत्तम स्थान ही होगा। मतलब किसी भी सर्वोत्तम स्थान पर हम कच्चे माल एक से अधिक जब होता है, तो उत्पादित वस्तु की दशा हम कहाँ लगाएंगे, सर्वोत्तम स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर न्यूनतम हमारा क्या हो, परिवहन दर हो। क्लियर। अब परिवहन दर न्यूनतम कहाँ होगा, परिवहन दर न्यूनतम दो रॉ मटेरियल के स्थिति में, 2 या 3 हो गया, वो हमेशा उस बिंदु पर नहीं होगा, ये 3 हो गया, ये हमेशा परिवहन मिलान के बिंदु पर ही होगा फैक्ट्री की स्थापना, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गए हुबर महोदय, यहाँ पर 1948 में दिए थे, इनका खत्म होता है। नेक्स्ट आता है समन्वित सिद्धांत ग्रीन हार्ट 1956 में, विजार्ड भी 1956 में। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रीन हार्ट के अनुसार न्यूनतम लागत तथा बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के समेकन एक करने, समेकन मतलब क्या होता है, एक करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, ग्रीन हार्ट ने। न्यूनतम लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा को एक किसने किया, तो ग्रीन हार्ट ने, याद रखिएगा। इजार्ड 1956 इनका बुक आया था, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमिक, इसे ध्यान रखना, ये पूछा गया है। अब नेक्स्ट है लॉस प्लस वांथ्यूनन के सिद्धांत का समन्वय करके आर्थिक कार्यों के स्थानीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट दिया था। तो किसके सिद्धांत को इकट्ठा किया था, लॉस और वांथ्यूनन के सिद्धांत को इन्होंने समन्वय किया था, मिला दिया था। और आगे बता दो न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु प्राप्त करने के लिए स्थानीकरण त्रिभुज
लोकेशन ट्रेंगल का प्रयोग किया था किसने, इजार्ड ने। ये आपको ध्यान रखना, ये मोटा मोटी ग्रीनहार्ट और इजार्ड के बारे में इतना ही पूछा भी जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए एग्जाम अब्यूज में बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। फिर से अब ट्रेड में व्यवहार परक सिद्धांत 1967 में, बिहेवियर एंड लोकेशन, ये याद रखिएगा, पूछा गया मिलान द कॉलम में। अब इनका विचार है प्रेड का सूचना की उपलब्धता तथा इसे प्रयोग करने की योग्यता से ही निर्णय लिए जाते हैं। ये कारक मानव की प्रकृति से सहज संबंधित है। मतलब इनके कहने का मतलब है प्रेड का कि जो भी सूचना को उपलब्धता होती है तथा इस सूचना को प्रयोग करने की योग्यता किसमें है, निर्णय लेने की क्षमता किसमें है, मानव में है। ऐसे समझो कच्चा माल है, इसके बारे में जानकारी किसको होती है, सूचना किससे प्राप्त होती है, मानव की। मानव ही सबसे ज़्यादा सजग है इसको जानने में, और इसका प्रयोग कैसे करना है इस कच्चे माल को, ये कौन जानता है, ये मानव ही जानता है। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं स्मिथ महोदय। आपका देखिए औद्योगिक का सिद्धांत मैंने यहाँ पर समाप्त करवाने का पूरा प्रयास किया अच्छे से, और इसका क्रेडिट इतना दे सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखो अधिकतम लाभ का सिद्धांत पूछता है 1971 में, किसने दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, स्मिथ ने। बुक इनका है इंडस्ट्रियल लोकेशन, और ये बस पूछ देता है कई बार, और साथ ही एन इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी बुक पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही आगे पूछता है इनके सिद्धांत से संबंधित प्रश्न, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में संशोधन किसने किया था, इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा। बहुत लोग लॉस जानते हैं, लॉस ने नहीं किया है, ये स्मिथ महोदय ने किया है। साथ ही आइसोडोपन विधि पर आधारित ये सिद्धांत है, मतलब जो वेबर का आइसोडोपन उसी पर आधारित ये सिद्धांत दिए, अधिकतम लाभ सिद्धांत। साथ ही कुल लागत को सम लागत रेखा माना इन्होंने, ये याद रखिएगा, कुल लागत को सम लागत रेखा किसने माना, ये माना है अपने स्मिथ महोदय ने। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ वहीं प्राप्त होना जहां पर कुल आय कुल लागत का धनात्मक अंतर सर्वाधिक हो। स्थानिक सीमा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशियल मार्जिन से भी जाना जाता है इनके सिद्धांत को, ये आपको ध्यान रखना है अधिकतम लाभ के सिद्धांत को। साथ ही लाभदायकता के लिए स्थानिक सीमा की संकल्पना का प्रतिपादन राष्ट्रप्रोन ने 1958 में किया था। अभी स्मिथ की जो सिद्धांत है ब्राजील के इटाबीरा के इस्पातों के कारखाने पर आधारित है, मतलब जो इस्पात वहाँ पर निर्माण होते हैं इटाबीरा में, ब्राजील में, बहुत ये पूछा जाता है, बहुत बार पीजीटी में पूछा हुआ है यूपी के, तो याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा गया इटाबीरा, तो उसके अध्ययन पर आधारित है इनका सिद्धांत। तो ये बोलते हैं इनके सिद्धांत को मोटा मोटी समझिए, एक ग्राफ है, ये लाभ की स्थानिक सीमा, मांग स्थिर है तो लाभ की स्थानिक सीमा कैसे जानी जाएगी। देखो अधिक लाभ ओ पे, क्योंकि बिंदु निम्नतम की स्थिति में, देखो देखो यहाँ पर मान लो ये एक यक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये दूरी है ना, ये दूरी है। अब देखो यहाँ पर जो ये लागत रेखा आ रही है, मतलब ये लागत रेखा आ रही है, ये आ रही है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। और मूल्य क्या है, ये एकदम स्थिर है, मूल्य स्थिर होने पर जो है फैक्ट्री कहाँ, मतलब अधिकतम लाभ कहाँ प्राप्त होगा, तो यहाँ पर होगा ओ बिंदु पर, याद रखिएगा। लाभ की स्थानिक सीमा मांग स्थिर अगर है ना, ये स्थिर है, तो लागत जो है ओ पर सबसे कम होगी, तो अधिकतम लाभ कहाँ प्राप्त होगा, ओ पर ही। क्या प्राप्त होगा, अधिकतम लाभ यहीं पर प्राप्त होगा, अगर यहाँ फैक्ट्री लगाई जाएगी तो अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बाजार से दूरी के संबंध में ये चीज़ें समझाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरा ग्राफ इनका है, लाभ की स्थानिक सीमा लागत से स्थिर है, तो देखो अब देखो किस बिंदु पर होगा, ओ पर लाभ या मांग परिवर्तनशील होगा। इसमें क्या है, इसमें लागत स्थिर है, मूल्य जो है परिवर्तनशील है। देखो ये मूल्य पर, इस स्थिति में भी लाभ क्या होगा, इस स्थिति में भी ओ पर ही फैक्ट्री लगाई जाएगी, लाभ अधिकतम प्राप्त होगा। इसमें बताते हैं, देखो लागत की परिवर्तनशील स्थिति में या मूल्य के परिवर्तनशील स्थिति में ओ पर ही लाभ प्राप्त होता है, वहीं पर फैक्ट्री लगाई जाती है, दोनों दशा में। ठीक है, मांग परिवर्तनशील होता है, ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट इनका फिगर है जो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। अब देखो यहाँ पर लागत भी परिवर्तनशील है, मूल्य भी परिवर्तनशील है, इस स्थिति में कहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाएगी। देखो अधिकतम लाभ की स्थिति स्मिथ के अनुसार यहाँ पर इनको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि ओ पर प्राप्त होगा, है ना, नहीं ये गलत है, क्योंकि दोनों परिवर्तनशील हो गए हैं। अगर एक परिवर्तनशील होता तो ओ पर होता, या लागत परिवर्तनशील हो या मूल्य, तो ओ पर फैक्ट्री लग जाती। लेकिन अधिकतम लाभ अब कहाँ प्राप्त होगा, ये ए पर होगा, ए बिंदु पर, क्योंकि लागत की स्थिति बी बिंदु से ए बिंदु पे कम हो रही है। देखो बी बिंदु से जो है ए बिंदु पर कम हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर बी लगा दिया, ए लगा दिया, देखो यहाँ पर ओ यहाँ पर है, ठीक है, ए बिंदु पर
जो है अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। जब लागत और मूल्य दोनों परिवर्तनशील हो तो फिगर देगा तो ए बिंदु पर होगा, और जब लागत खाली हो या मूल्य परिवर्तनशील हो तो हमेशा ओ बिंदु पर फैक्ट्री लगेगी, लाभ प्राप्त होगा। स्मिथ के अनुसार ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा औद्योगिक भूगोल के सारे सिद्धांत समाप्त होते हो। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो परिवहन और व्यापार भूगोल के सिद्धांत सारे हैं, देख लीजिए, बहुत इसमें भी मेहनत लगा है, सारे इसमें भी मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलता हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।